समझे? तो अब आता है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, तृतीय नियम या तीसरा नियम, गति विषयक तृतीय नियम। इस नियम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो इस नियम का मतलब क्या होगा? इस नियम के अनुसार ये होता है कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बल लगाते हैं, हम अगर किसी वस्तु को धक्का देते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं, तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है, उल्टी दिशा में हम पर लगाती है। अगर हम किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं तो वस्तु भी हमको उतनी ही तेजी से धक्का दे रही है, यानी दोनों के द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो बराबर होगा। इस नियम को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कुछ समझ में आया? अगर हम किसी दीवार पर बल लगा रहे हैं कस के ऐसे, तो ये दीवार भी हम पर उतना ही बल लगाती है, लगा रही है। ठीक, बल ऐसे लगा रहे हो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि दीवार पर जरा कस के घूंसा मारो, एक देखो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे बल तुम्हारे पर दीवार लगा रही कि नहीं लगा रही है। क्या होगा? दीवार पर घूंसा मारेंगे तो क्या होगा? चोट लग जाएगी ना। तो चोट क्यों लग गई तुमको? तुमको दीवार को तुम मार रहे हो, तुमको चोट क्यों लगे? दीवार को चोट लगनी चाहिए। जी सर। तुमको चोट क्यों लगती है? भाई तुमने दीवार को मारा तो दीवार को चोट लगे, तुमको चोट क्यों लग रही है? तुमको चोट लगे इसका मतलब तुमको भी किसी ने मारा है। और तुमको किसने मारा है? दीवार ने मारा है। दीवार ने तुम दीवार को मार रहे हो तो दीवार तुमको मार रही है, और जितनी ज्यादा ताकत से तुम दीवार को मारोगे उतनी ही ज्यादा ताकत से तुमको दीवार मारेगी। यानी तुम जितनी ज्यादा ताकत से दीवार को मारोगे तुम्हें उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। अब क्योंकि दीवार तो निर्जीव है, वो तो चोट को मतलब महसूस नहीं कर सकती है, लेकिन तुम्हारा हाथ क्या है? सजीव है, ये चोट को क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। चोट को तुम अनुभव कर सकते हो अपने हाथ पर। तो इसलिए तुमको चोट क्यों लगती है? क्योंकि जितना बल तुम दीवार पर मार रहे हो उतना ही बल से दीवार भी तुमको मार रही है। आई बात समझ में? एक गुब्बारा लो, एक बड़ा सा गुब्बारा लो, उसमें खूब हवा भर लो, खूब टाइट भर लो उसको हवा से, और उसका जो सिरा होता है जहां से तुम हवा भरते हो उस सिरे को धागे से मत बांधो और उसको ऐसे ही छोड़ दो कमरे में। तो क्या होता है बताओ? कभी देखा है ऐसा? अगर गुब्बारे को हवा भर के खूब है, क्या होगा? गुब्बारा बहुत तेज हवा में उड़ने लगता है। हवा गुब्बारा से बहुत तेजी से हवा बाहर निकलेगी और गुब्बारा जो होगा वो इधर उधर भागने लगेगा बड़ी तेजी से, होगा ना? यस। तो गुब्बारा क्यों भाग रहा है? जैसे ये गुब्बारा है, इसमें एक सिरा है, ये यहाँ पर इसमें, तो जब इसमें खूब तुमने हवा भर दी तो जैसे इसमें गुब्बारे में हवा भरी हुई है खूब कस के, जब तुमने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? गुब्बारे इस छोटे से छेद से हवा बाहर निकलेगी। ठीक, तो हवा किधर की ओर जा रही? हवा की दिशा क्या है? इधर की तरफ। जितनी तेजी से या जितने बल से हवा बाहर निकलेगी उतने ही बल से गुब्बारा जो होगा वो इधर की तरफ खिसकेगा। हवा उधर जाएगी, गुब्बारा इधर जाएगा। यानी हवा जब निकल रही है तो उस पर क्या हो रहा? गुब्बारे पर एक बल लग रहा है, तो जितने बल से हवा उधर की तरफ जा रही है उतने बल से गुब्बारा उसके विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। तो यानी विपरीत दिशा में गति हो रही है। जितनी तेजी से हवा निकलेगी उतनी ही तेजी से गति होगी। अब क्योंकि हवा जैसे जैसे निकलती जाएगी हवा की गति कम होती जाएगी, तो शुरुआत में तो गुब्बारा बहुत तेजी से भागेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जाकर के कहीं रुक जाएगा। क्यों? जब उसकी हवा सब निकल जाएगी तो गति बंद हो जाएगी। जब हवा में गति नहीं रहेगी तो गुब्बारे में भी गति नहीं होगी, और हवा जैसे जैसे कम होती जाएगी गुब्बारे की गति भी धीमी होती जाएगी। गुब्बारे की गति क्या होगी? धीमी होती जाएगी। जैसे जैसे हवा कम होती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा, तो हवा की स्पीड भी कम हो जाएगी,
जो हवा यहां से बाहर निकल रही है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इस वजह से गुब्बारे की गति भी कम हो जाएगी, तो गुब्बारा भी जो होगा वो धीमे धीमे करके रुक जाएगा। जब हवा निकलनी बंद हो जाएगी, जब सब हवा निकल जाएगी उसकी, तो गुब्बारा क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ। तो अब इस पर, इसमें क्या हो रहा है कि किसी वस्तु पर दो बल कार्य कर रहे हैं। जैसे तुमने दीवार को मारा, जैसे ये दीवार है, इसको तुमने धक्का दिया, या कोई वस्तु है मान लो, इसको तुमने इधर की ओर धक्का दिया, तो ये वस्तु भी क्या कर रही है, तुमको इधर की ओर धक्का दे रही है, ठीक है। तो ढकेलने के कारण क्या होगा, एक बल जो इसमें मान लो तुमने F1 बल से इसको खींचा, इसको धक्का दिया, तो इसने पलट के तुमको दूसरा बल लगाया, इसको कहते हैं F2 मान लिया। तो एक बल को हम कहते हैं क्रिया। इसमें से मान ली इसको हमने कहा कि ये हमने क्रिया की, तो ये कौन सा बल हुआ, क्रिया बल हुआ। ये कौन सा बल है, क्रिया बल है। तो जो इधर की उल्टी तरफ लग रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया बल। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या होंगे, वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों की दिशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। क्रिया बल की दिशा इधर की तरफ है और विपरीत जो प्रतिक्रिया बल हो रहा है उसकी दिशा विपरीत है, यानी इधर की तरफ। तो दोनों की दिशाएं क्या होंगी, जस्ट अपोजिट होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम क्रिया बल कहेंगे तो इसको प्रतिक्रिया कहेंगे, अगर इसको हम क्रिया बल कहते हैं तो इसको प्रतिक्रिया कहेंगे। यानी इनमें दोनों बलों में से एक बल जो होगा वो क्रिया कहलाएगा और दूसरा बल जो होगा वो प्रतिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कुछ, ठीक है। देखो अगर तुम दो स्प्रिंग बैलेंस लो, स्प्रिंग बैलेंस जानते हो क्या होता है, यानी स्प्रिंग वाला कमानीदार तराजू जिसमें स्प्रिंग लगी होती है, जैसे तराजू में, जैसे जैसे उस घर में सिलेंडर आता है, तुमने देखा है सिलेंडर जी सर, को तौलने के लिए क्या करते हैं, वो एक तराजू गोल गोल चक्का जैसा लिए रहते हैं, उसको उसमें अंदर स्प्रिंग लगी होती है, उसमें सिलेंडर को फंसा करके क्या करते हैं, लटका देते हैं, तो उसकी सुई जो होती है वो घूम जाती है। उसकी बनावट थोड़ी दूसरी तरह की होती है, जो हम प्रयोगशाला वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कमाईदार तुला, उसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। वो क्या होता है, उसमें एक हुक लगा होता है ऐसे करके, और एक उस पर कांच पट्टी लगी होती है, प्लास्टिक की हो सकती है या एल्युमिनियम की हो सकती है, उस पर चिन्ह बने होते हैं इस तरीके से करके, और उस पर गिनतियां लिखी होती हैं 1 2 3 4 5 6 करके। और इसके क्या होता है, यहां पर एक खूंटी लगा करके इसमें एक स्प्रिंग लगा दी जाती है, और स्प्रिंग के साथ नीचे एक हुक लगा दिया जाता है, और स्प्रिंग के साथ एक छोटी सी तीली जैसी जो होती है वो यहां पर लगा दी जाती है। जब हम यहाँ पर कोई भार पत्थर लटकाते हैं, कोई भार लटकाते हैं, तो क्या होता है, स्प्रिंग खींच जाती है। जब स्प्रिंग खींचेगी तो जो स्प्रिंग में जो तीली लगी होगी वो भी खींचेगी, तो उसी हिसाब से तीली जिस नंबर पे होगी तो हम उसको पढ़ लेते हैं कि इसका वजन कितना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस या कमानीदार तुला या स्प्रिंग वाली तुला, स्प्रिंग वाला तराजू। तो हम जब दो स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इन दोनों स्प्रिंग बैलेंस को अगर एक दूसरे में फंसा दें, हम एक दूसरे में फंसा करके दोनों के स्प्रिंग बैलेंस को हम दीवार से बांध दें, और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस जो है उसको हम इधर हाथ से पकड़ के क्या करें, खींचें इसको इधर की तरफ, तो इसमें भी एक सुई लगी होगी, इसमें भी एक सुई लगी होगी। तो जब हम खींचते हैं दोनों को तो हमें क्या दिखता है, सुई में जो मान होता है दोनों में बराबर आता है। तो जब हम इसको खींच रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है कि हम तो उधर की ओर खींच रहे हैं यहां से पकड़ के, इधर वाली स्प्रिंग क्या कर रही है, उधर वाली स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच रही है, इधर वाली स्प्रिंग को ये वाली स्प्रिंग खींच रही है और इस वाली स्प्रिंग को ये वाली स्प्रिंग खींच रही है। तो हम ये इस यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर इसका 5 पे आ रही है सुई, तो यहाँ पर भी इसकी सुई कहां पर आएगी, 5 पर आएगी। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही स्प्रिंग क्या कर रहे हैं, बराबर बलों से एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वाली स्प्रिंग जो है वो इसको अपनी ओर खींच रही है इधर की तरफ, और ये वाली स्प्रिंग जो है वो इसको अपनी ओर खींच रही है उधर की तरफ। अब चूंकि ये दोनों बल बराबर होंगे, अभी तुमको बताया ना कि ये दोनों बल क्या होते हैं, जब क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो बराबर होने के कारण क्या होगा, जो इसका पॉइंटर होगा, जो इसमें सुई लगी होगी, इस सुई का जो मान आएगा दोनों तरफ बराबर आएगा। इसी वजह से मान क्या होता है, बराबर आता है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगा रही हैं।
ये इस पर जितना बल लगा रही है उतना ही बल ये वाली भी इस पर लगा रही है। तो इस प्रयोग से हमको ज्यादा आसानी से ये बात दिखाई देती है कि हाँ, लगने वाले बल जो हैं वो दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो होता है ये न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। जब हम जमीन पर चलते हैं, अगर ये बल, ये नियम ना होता या ये इस तरह का कोई चीज ना हुई होती, क्रिया प्रतिक्रिया ना हो रही होती, तो हम जमीन पर चल भी नहीं सकते थे। हम जमीन पर जब चलते हैं तो क्या करते हैं, जमीन पर पैर रखने के बाद क्या करते हैं, जमीन को हम पीछे ढकेलते हैं तो हमारा पैर जो होता है वो आगे चलता है, आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हाँ, तो जमीन पर हम पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जमीन क्या करती है, हमको आगे की ओर धक्का देती। तो इस तरह से नाव चलाई जाती है। नाव चलते देखा है कभी, बताओ? यस सर जी। नाव को चलते हुए देखा है? नाव कैसे चलाई जाती है? जी सर। नाव कैसे चलाते हैं, कैसे चलाई जाती है? चप्पू से, डंडे से। डंडे में चप्पू लगा होता है, पानी को पीछे धकेलते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं। अब नाव किधर चलती है? नाव आगे बढ़ती है। जी सर। तो ये क्या हुआ, तुमने तो बल पीछे की ओर लगाया पानी पे। जी सर। तो क्या हुआ, पानी ने नाव पे बल लगाया। पानी ने नाव पे बल लगाया क्योंकि नाव जो है वो तुमसे जुड़ी है। तुम्हारा हाथ जो है वो चप्पू पे लगा हुआ है। तो पानी ने, चप्पू ने क्या किया, पानी को पीछे ढकेला। पानी ने क्या किया, चप्पू को आगे ढकेला। तो चप्पू के साथ में सब नाव और तुम सब जुड़े हुए हो, तो पूरा सिस्टम क्या होगा, ये आगे की ओर धक्का लग गया, तुम्हारी नाव भी आगे की ओर चल देगी। भाई चप्पू से जुड़ा है तुम्हारा हाथ और तुम जुड़े हो नाव से। जब नाव में बैठे हो या खड़े हो तो तुम जुड़े हो नाव से, तो पूरे चप्पू, तुम और नाव मिलकर के पूरा एक सिस्टम बन गया। ये पूरा सिस्टम क्या होगा, आगे की ओर धक्का लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि जब तुम चप्पू से पानी को पीछे धकेलोगे तो पानी क्या होगा, उस पूरी नाव को ही, पूरे सिस्टम को ही क्या करेगा, आगे की ओर धक्का दे देगा। तो इसलिए नाव भी आगे चलती है। जितनी तेजी से हम चप्पू को, जितनी तेजी से हम पानी को पीछे धकेलेंगे उतनी ही तेज नाव आगे की ओर भागेगी। होगा ना? तो ये भी कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, तीसरा नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। चप्पू जो है वो पानी पर बल लगा रहा है, चप्पू जो है पानी पर बल लगा रहा है और पानी जो है वो नाव पर बल लगा रही है, लगा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम लगता है। एक व्यक्ति अगर रस्सी से पानी खींच रहा हो, कुएं से पानी भरे हो कभी? है? जी सर। कुएं से पानी भरा है कभी? नहीं भरा होगा। अब तुम लोगों के जमाने में कुआं रहे कहाँ आजकल? हाँ, तो कुएं है ही नहीं आजकल। हाँ, अगर कुएं से कोई व्यक्ति पानी खींच रहा हो, खींचते खींचते अचानक रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, वो पीछे की ओर गिर जाएगा, कुएं में कभी नहीं गिरेगा। अगर कुएं से भरी, पानी से भरी बाल्टी को कुएं से आदमी कोई खींच रहा हो और रस्सी अचानक बीच से टूट जाए कभी, तो क्या होगा, वो आदमी पीछे की ओर गिरेगा, कभी आगे कुएं के अंदर नहीं गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पीछे की ओर बल लगा के खींच रहा है ना उसको। और जैसे, और तो जितनी तेजी से वो खींच रहा है, बाल्टी भी उसको उतनी और नीचे की ओर खींचे, तो दोनों बल बराबर हैं। तो इस बात को बाल्टी ऊपर तनाव की अवस्था में बाल्टी की रस्सी क्या होगी, तनी हुई रहेगी। और जैसे ही रस्सी टूटेगी दोनों बल अलग अलग हो जाएंगे, तो आदमी क्या होगा, पीछे की ओर धक्का लगेगा उसको और वो गिर जाएगा। तो बाल्टी और मनुष्य के बीच का जो खिंचाव होगा रस्सी का, वो खत्म हो जाएगा जैसे रस्सी टूटेगी। तो खिंचाव खत्म होते ही क्या होगा, मनुष्य अपने ही बल से पीछे की ओर गिर जाएगा। और बंदूक चलाई जाएगी ना, बाल्टी कुआं में जाएगी, बाल्टी नीचे जाएगी और आदमी पीछे जाएगा। हाँ। बंदूक चलाई कभी? नहीं सर जी। नहीं चलाते देखिए कभी किसी को? हाँ देखिए, केवल उठा के देखिए। बंदूक अगर कोई भारी बंदूक होती तो या उसको कैसे चलाते हैं, बगल में दबा के चलाते हैं, ऐसे करके। बगल में क्यों दबाते हैं, ऐसे रख के चलाया करें, ऐसे रख के क्यों नहीं चलाते हैं? और या अगर ऐसे रख के चलाते हैं तो साइड में रखते हैं और मुंह के सामने अपने लिए रखते हैं कि एकदम मुंह के सामने रख के ऐसे चलाएं। इसमें से झटका लगता है ना, झटका लगता है। तो झटका ही क्यों लगता है, यही बात है, यही बात तुम्हें समझानी है। सर उसमें गोली जो होती है, देखो सुनो, गोली जो होती है वो आगे की ओर भागती है,
तेजी से निकल करके, झटके से एकदम को। तो जितनी तेजी से गोली आगे निकलेगी उतनी ही तेजी से बंदूक पीछे की ओर खिसकेगी। तो अगर तुम हाँ, तो अगर तुम उसको मजबूती से नहीं पकड़े होगे तो क्या होगा, बंदूक तुम्हारे मुंह पे धड़ाक से लगेगी आकर के एकदम। यस सर। तो इसीलिए बंदूक को बहुत ताकत लगा के मजबूती से पकड़ा जाता है या फिर बगल में दबा लिया जाता है, जिससे कि झटका कम लगे। तो ये भी कौन सा नियम हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्योंकि गोली जितनी तेजी से आगे निकलती है उतनी तेजी से बंदूक पीछे की ओर धक्का लगता है। तो इसीलिए गोली चलाने वाले को एक झटका सा महसूस होता है। फिर रॉकेट देखें चलते हुए, रॉकेट आसमान में चलते हैं रॉकेट। तो वो कैसे चलते हैं, उसमें क्या होता है, ईंधन भरा होता है और ईंधन को जलाया जाता है और पीछे बहुत छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं। तो उन छिद्रों से जो होता है वो ईंधन का जो धुआं होता है वो तेजी से बाहर की ओर निकलता है। तो जैसे रॉकेट है ये ऐसे करके तुम्हारा, तो इस रॉकेट के पीछे वाले हिस्से से जो होता है यहाँ पर एक जेट जैसा होता है। जेट का मतलब बहुत छोटा छिद्र। तो उस छोटे छोटे छिद्रों से क्या होता है, ये धुआं बाहर निकलता है या गैसें जो होती हैं वो तेजी से बाहर निकलती हैं। जितनी तेजी से गैसें बाहर निकलेंगी उतनी तेजी से रॉकेट जो होगा वो आगे की ओर गति करेगा। तो रॉकेट जो होता है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे गुब्बारे वाला सिद्धांत तुमको बताया था, गुब्बारे में क्या होता है, हवा पीछे से निकलती है और गुब्बारा आगे की ओर भागता है। तो भागता है हाँ, क्योंकि गुब्बारा जो होता है आगे से गोल गोल सा होता है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, इसीलिए उसकी कोई दिशा नहीं होती निश्चित। लेकिन ये जो होते हैं ये नुकीले बनाए जाते हैं इस तरीके से, जिससे कि एक निश्चित दिशा में ही हवा को काटते हुए ऊपर की ओर भागते हैं तेजी से। नुकीली चीज होगी तो आसानी से जाएगी। हाँ, नुकीली नोक होगी तो चीज आसानी से आगे बढ़ेगी और चौड़ी चीज होगी तो आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए वो टेढ़ी मेढ़ी होकर के भागती है। तो गुब्बारा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा भागता है, लेकिन रॉकेट जो होता है वो अपने विशेष बनावट के कारण वो सीधा ही जाता है। तो इस प्रकार से रॉकेट जब चलता है तो भी ये न्यूटन का तीसरा नियम ही उस वहां पर भी रॉकेट के उड़ाने में भी लगाया जाता है। तो अगर तुम नाव के किनारे आ गए हो, अच्छा एक तुमको और उदाहरण बताएं। देखो तुम नाव पे जैसे मान लो बैठे हुए हो, ठीक, और नाव को तुम किनारे ले आए हो। अब तुमको नाव से उतरना है, नाव से तुमको नीचे उतरना है। तो कभी उतरे हो नाव से? नहीं नाव से उतरते समय हमको क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि वहां उस समय गिरने का खतरा बहुत रहता है। उस समय गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। क्यों? नाव से उतरते समय क्योंकि सर नाव हिल जाती है ना, पीछे हो जाती है। देखो नाव से जब भी उतरना होता है तो पहले क्या किया जाता है, जो घाट वगैरह बने होते हैं तो वहां पर किनारों पर खूंटे लगे होते हैं या जंजीर बंधी होती है। तो पहले क्या किया जाता है, नाव पे जो नाविक चलाने वाला होता है वो क्या करता है, उतर के पहले रस्सी से नाव को बांध देता है, तब कहता है कि तुम उतरो। वो पानी में ही पहले उतर जाता है किनारे से और पानी से निकल के बाहर आ जाता है, फिर उसको नाव को रस्सी से बांध देता है, तब कहता है तुम उतरो। क्यों? अगर नाव बंधी नहीं होगी और तुम नाव से उतर के भागोगे तो क्या होगा, तुमने नाव को, जब तुम चलोगे पैर आगे बढ़ाते हो तो क्या होता है, नाव पीछे की ओर भागती है। क्योंकि नाव अगर बंधी नहीं होगी तो वो पीछे की ओर पानी में, क्योंकि मुक्त होगी, स्वतंत्र होगी, वो एकदम बंधी नहीं होगी, तो नाव क्या होगी, पीछे की ओर भागेगी। तो जिसकी वजह से तुम क्या होगा, गिर पड़ोगे। तो तुमको गिरने से बचाने से क्या करना होगा, या तो तुम धीरे से उतरो कि नाव पर ताकत ना लगने पाए, बिल्कुल नाव पे एकदम आगे पे आकर के धीरे से बहुत सहारे से उतरो, जिससे कि नाव पर अगर ताकत लगे भी तो बहुत कम लगे, बहुत ज्यादा पीछे ना खिसके। लेकिन अगर तुम तेजी से उतरोगे और नाव अगर बंधी नहीं होगी तो नाव, तुम्हारा पैर जमीन पे बाद में आएगा, नाव पीछे पहले चली जाएगी एकदम से। तो नाव पीछे चली जाएगी तो क्या होगा, तुम जमीन पर पहुंच नहीं पाएगा तुम्हारा अगला पैर जब तक, और तुम क्या होगा, गिर जाओगे। तो इसलिए नाव से उतरते समय भी हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जितने बल से हम नीचे आगे की ओर जाते हैं तो उसी बल से नाव को भी पीछे की ओर ढकेलते हैं। तो नाव जो होती है वो पीछे की ओर चली जाती है, जिससे कि हम गिर सकते हैं। तो समझ लो इसी प्रकार से हम जमीन पे भी चलते हैं। जब जमीन पे चल रहे हैं तो क्या करें, जैसे नाव से उतरे तो हमने नाव को पीछे धक्का दिया तब हम आगे उतर पाए, ठीक है ना। तो उसी तरह से जब हम जमीन पर चलते हैं तो अब जमीन को भी हम पीछे की ओर धक्का देते हैं, तब हम आगे चल पाते हैं। आई बात समझ में? तो
ये सब वो नियम उदाहरण हो गए न्यूटन के तीसरे नियम के। तो इस प्रकार से न्यूटन के तीनों नियम समाप्त हो गए। तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं इसको। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की उल्टी क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया। ठीक। अगर तुम्हारे आपस में लड़ाई होगी, किसी ने तुमको एक झापड़ मारा तो तुम क्या करोगे? तुम दूसरे को 2 झापड़ मारने की कोशिश करोगे। होता है कि नहीं? अगर किसी बिना कारण से किसी ने तुमको एक झापड़ मार दिया तो तुम क्या करोगे? तुम भी सोचोगे कि हम भी एक मार लें उसको कोई ना कोई तरीके से, यानी तुम कुछ ना कोई प्रतिक्रिया करोगे जरूर। अब नहीं मार पाओगे तो बड़बड़ाओगे बड़ी जोर जोर से उसके ऊपर, या उससे गुस्सा दिखाओगे। दिखाते हो ना? अगर तुमको कुछ काम, तुमको घर में डांटा जाता है या कुछ किया जाता है, किसी बात के लिए डांटा जाता है, तो तुम क्या करते हो? कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया अपनी करते ही हो। वो तुम जो डांट रहा है वो तुम पर क्रिया हो रही है, जो डांट रहा है वो तुम पर क्रिया हो रही है। और तुम मन में जो सोच रहे हो या जो अपने भावों को व्यक्त कर रहे हो, या तो रोने लग रहे हो, या उस पर बड़बड़ा रहे हो, या ऊपर गुस्सा रहे हो, या उसको भी मारना शुरू कर देते हो। अगर भाई बहनों में लड़ाई हो रही तो तुम भी मारना शुरू कर देते हो। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया है। हाँ, ये होता है ना कि तुमने, अगले ने तो क्रिया की और तुमने क्या किया? उसकी प्रतिक्रिया की, उसका जवाब दिया, उसका उल्टा किया तुमने, तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया। तो हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो किसी भी तरह की क्रिया हो। तुमको मारने वाली क्रिया हो, चाहे तुमको डांटने वाली क्रिया हो, चाहे बल लगाने वाली क्रिया हो, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है किसी न किसी रूप में। आई बात समझ में? जैसे क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट में गेंद को बल्ले से मारा जाता है, ठीक? तो गेंद बल्ले पर बल लगाती है और बल्ला क्या करता है? गेंद पर बल लगाता है। तो एक बल उनमें से क्रिया माना जाएगा तो दूसरा बल क्या माना जाएगा? प्रतिक्रिया माना जाएगा। अब कौन सा बल क्रिया है? देखो, कौन सा बल इसमें क्रिया है, कौन सा प्रतिक्रिया, ये फिक्स नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये दोनों बल, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रहे हैं। जैसे गेंद और बल्ले की बात की जाए तो यहां पर गेंद जो कर रही है वो क्रिया बल लगा रही है किस पर? बल्ले पर। तो क्रिया बल किस पर लग रहा है? बल्ले पर। बल्ला क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया बल लगा रहा है किस पर? गेंद पर। तो प्रतिक्रिया बल किस पे लग रहा है? गेंद पर लग रहा है। क्रिया बल बल्ले पर लग रहा है और प्रतिक्रिया बल जो है वो गेंद पर लग रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल, ये दोनों बल जो होते हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, और इन दोनों का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। जितना क्रिया बल होगा उतना ही प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो गया न्यूटन का तीसरा नियम। समझ में आया? नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यही न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ठीक, समझ में आया? जी सर। अब एक आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण, 2 शब्द हैं इसमें। संवेग का मतलब तुम जानते हो, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो ये संवेग हो गया। संरक्षण का मतलब क्या हुआ? संवेग जो है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, घटे बढ़े नहीं, कम ज्यादा ना हो, तो ऐसे को हम कहेंगे संरक्षण। जैसे कोई चीज तुमने सुरक्षित करके रख ली तो वो चीज कम ना होने पाए, खराब ना होने पाए, ज्यादा ना होने पाए, इस तरह से कुछ ना होने पाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? संरक्षण कर दिया हमने उसका, उसको बचा लिया, उसको खत्म नहीं होने दिया, उसको बचा लिया, तो वो चीज क्या होगी? संरक्षण। तो यहां पर किसका संरक्षण हो रहा है?
यहां पर संरक्षण हो रहा है संवेग का। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो कोई एक ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m1, और ये किधर की ओर जा रहा है? ये इधर की ओर गति कर रहा है, इधर की ओर जा रहा है। ठीक जी। और इसका वेग कितना है? अभी इसका वेग कितना है? मान लो ये प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग को हम क्या कहते हैं? u। u वेग से इस दिशा में जा रहा है, इसको हम कह देंगे u1 कह लें। तो ये इस दिशा में जा रहा है। ठीक, ऐसे ही एक पिंड, थोड़ा बड़ा टुकड़ा है कोई, इसका द्रव्यमान हम कह देते हैं m2 है, और ये इधर की दिशा की ओर चल रहा है, इसका ये वेग कितना है? u2 है। ठीक, ये इधर को जा रहा है, वो उधर से आ रहा है। ठीक, फिर क्या हुआ? दोनों टकरा गए, दोनों टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा? सर जी दोनों टकराने के बाद दो बातें हो सकती हैं, या तो टकरा करके दोनों वहीं रुक सकते हैं, या टकराने के बाद ये उधर चल देगा और ये इधर चल देंगे, वापस उल्टी तरफ चल देंगे दोनों। ठीक, तो टकराने के बाद जब ये मान लो दूसरी दिशा में चल देते हैं, तो ये काम क्या है? टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले ये स्थिति है कि ये इधर जा रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं। टक्कर हुई दोनों, टक्कर के बाद क्या हुआ? ये वाला जो है वो उधर चल दिया, और ये वाला जो है ये इधर चल दिया। द्रव्यमान तो अभी भी दोनों के वही रहेंगे, द्रव्यमान तो बदल नहीं जाएंगे, इसका m1 रहेगा और इसका m2 रहेगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा। अब टक्कर के बाद जब ये चलेंगे तो इनका वेग कुछ कम होगा या ज्यादा होगा या वही रहेगा? बताओ। टकराने के बाद, इन दोनों के टकराने के बाद इनका कम होगा वेग कि ज्यादा होगा कि उतना ही रहेगा पहले जितना था? कम होगा, कम हो जाएगा, पहले से कुछ ना कुछ कम हो सकता है। चलो कम हो जाएगा, यानी पहले से अब ये क्या होगा? बदल जाएगा, उतना ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये तो पक्का है ना कि उसका वेग जो है वो अब उतना ही नहीं रहेगा। अब क्या होगा? वो कुछ भी हो सकता है, बदल जाएगा। मतलब ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उतना ही नहीं रहेगा, उतना ही नहीं रहेगा जितना पहले था, उतना नहीं रहेगा। ठीक, रुक भी सकता है, यानी बदल जाएगा। तो हम मानते हैं कि अब ये बाद वाले वेग को हम कहते हैं v। तो इसका वेग हो गया v2 और इसका वेग हो गया v1। ठीक जी। तो टक्कर से पहले इसका समवेग कितना हुआ? इसको हम कहेंगे p1, और ये बराबर होगा m1 गुणे u1। द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? p, यानी संवेग। क्योंकि ये सब हम 1 ले रहे हैं, पहले ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले वाले के लिए हम सब में 1 1 लगा देते हैं, दूसरे वाले के लिए सब में 2 2 लगा देंगे। ठीक, तो पहले इसका संवेग कितना था? m1 u1, और इसका संवेग कितना है? इस पूरे का संवेग कितना है? इसको हम कहेंगे p2, और ये बराबर हो जाएगा m2 गुणे u2। ठीक, ये क्या हुआ? m2 गुणे u2 हो गया। तो टक्कर से पहले कुल कितना हुआ इन दोनों का जोड़? टक्कर से पहले कुल जोड़ कितना हुआ? टक्कर से पहले जोड़ होगा, इन दोनों को जोड़ लो, तो P1 के साथ में P2 जुड़ेगा, इधर वाले के साथ में इधर वाला जुड़ेगा, यानी P1 प्लस P2 ये बराबर होगा कितना? M1 U1 प्लस M2 U2। ठीक, ये संवेग निकल आया। टक्कर से पहले कुल संवेग कितना हुआ? टक्कर से पहले कुल संवेग हुआ इतना, m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर के बाद संवेग कितना होगा? इसको हम कहेंगे p3 और इसको कहेंगे हम p4। तो ये बराबर हो जाएगा m1 v1 और ये हो जाएगा m2 v2। अब ये जोड़ कितना आएगा? ये जोड़ आएगा मान लो p3 प्लस p4, ये बराबर आ जाएगा m2 v2 प्लस
नहीं, M1 V1 और M2 V2 ये हो जाएगा टोटल। तो कुल ये हो गया टक्कर से पहले, कुल टक्कर बाद, टक्कर से पहले ये वाला हो गया और टक्कर के बाद ये वाला हो गया। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग जो होगा वो निश्चित रहेगा, यानी जो इन दोनों का जोड़ आएगा वही इन दोनों का जोड़ भी आएगा। जैसे मान लो इन दोनों का, हमने इसको और इसको जोड़ा, कितना आया, मान लो 10 आया, तो अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो भी 10 ही आएगा। 10 ही आएगा। हालांकि यहाँ पर V1 और V2 का मान बदल चुका है, लेकिन वो इस हिसाब से बदलेगा कि इनका जोड़ जो होगा वो कभी भी कम ज्यादा नहीं होने पाएगा। जितना इधर एक तरफ से घटेगा तो उतना दूसरी चीज बढ़ेगी, उसी हिसाब से बढ़ेगी कि उसका योग जो होगा वो कम ना होने पाए, यानी कुल संवेग जो होगा वो संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत का यहां पर मतलब क्या हुआ, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यदि किसी वस्तु पर या किसी सिस्टम पर या समुदाय पर, किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है या निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। अब यहां पर हमने तो कोई बल लगाया नहीं था, ये चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये उधर से जा रहे हैं, दोनों आपस में टकराए, फिर ये उधर चल दिया, इधर चल दिया, इसमें कोई बाहरी बल तो लगाया नहीं गया किसी ने। जो कुछ हुआ काम सब अपने आप हुआ, अलग से कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि यदि किसी सिस्टम पर या किसी वस्तु पर कोई बल, बाहरी बल ना लगाया जाए तो उसका कुल संवेग जो होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। ये कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। यानी टक्कर से पहले, इस उदाहरण में टक्कर से पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग जो होगा वो सदैव बराबर रहेगा। यानी P1 प्लस P2 ये बराबर होगा P3 प्लस P4। P1 क्या था, ये था, P2 क्या था, ये था, P3 ये था तुम्हारा, P4 इधर निकाला था। तो इन दोनों का जोड़ बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के, यानी ये दोनों का जोड़ बराबर ये दोनों का जोड़। तो ये कभी भी बदलेगा नहीं। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग जो होगा वो, ये क्या था, टक्कर के पहले का कुल संवेग, ये है टक्कर के बाद वाला संवेग। तो जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका भी आएगा, यानी संवेग जो होगा वो सदैव संरक्षित रहेगा, इसका संवेग पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भले ही उसका वेग बदल जाए, वेग बदल सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहेगा, वस्तु वही है तो द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या, वेग बदलेगा। टक्कर के बाद क्या हुआ, उनकी रफ्तार कम ज्यादा हो जाएगी, होगा ना। तो वेग बदल सकता है, लेकिन वो इस हिसाब से बदलेगा कि इन दोनों का जोड़ जो होगा वो कभी भी नहीं बदलेगा। अलग अलग में तो बदल सकता है वेग, लेकिन ओवरऑल कुल वेग जो होगा वो उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। एक बार फिर से, यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे तो उस समुदाय का कुल संवेग जो होता है वो नियत रहता है, यानी निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं है। इसी को हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात ये? जी सर। तो अब ये पाठ लगभग खत्म हो गया है। अब इसके कुछ आंकिक प्रश्न लगाने होंगे, जो सवाल लगाने वाले आते हैं, तो वो उन सवालों को लगाना होगा। तो उन सवालों को लगाने के लिए अब हम अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज का काम बस इतना ही। ठीक है, ओके।